Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about alkyl halides, आज हमने बात को शुरू करनी है अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी का मतलब बेसिकली कि इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो कम्बिनेशन के दौरान इनका कोवेलेंट बॉन्ड कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से टूटता है। ठीक है, तो डिस्कशन को हम शुरुआत करते हैं फैक्टर्स के ऊपर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में सबसे पहली बात तो आपने ये बतानी है कि देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स which determine the reactivity of an alkyl halide molecule। अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम थियोरेटिकल मेथड भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन पेपर। ठीक है, एंड नंबर 2 बेसिकली इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को हम क्या कहेंगे? वी कैन क्लासिफाई इट एज एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज इसको वेरीफाई अगर आपने करना है तो यू गॉट टू डू दैट इन दी लेबोरेटरी में आप इसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें? लेट अस स्टार्ट विथ द बॉन्ड polarity of a molecule। bond polarity में आपने करना क्या है? like I said, this is the theoretical method जिसमें reactivity of an alkyl halide molecule is determined by having a look at the electronegativity difference present between carbon and halogen। तो bond polarity में जो reactivity है इसको अगर आपने summarize करके लिखना है तो you can write it down like this: reactivity of an Rx molecule is determined by the electronegativity difference between carbon and halogen। कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बुनियाद बना के आप अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को मालूम करोगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? यू मस्ट नो देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अब इसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं जिनके बीच में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। Let's start from carbon। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज 2.5। ठीक है, देन यू गॉट फ्लोरीन इज 4.0। कुछ बुक्स में आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 3.98 करके भी लिख सकते हो। तो वेदर यू राइट इट डाउन एज 3.98 और 4, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज द सेम। फ्लोरीन 4 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.0। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो ये इन सब एलिमेंट्स की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब इस बेसिस के ऊपर अगर हम क्या करें, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में आपने इनको माइनस करके देखना है। मिसाल के तौर पर इफ यू टॉक अबाउट अ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में 4 को आपने माइनस करना है 2.5 से, विच इज गोइंग टू गिव यू 1.5 का मतलब बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, एक और बात यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है दो एटम्स के बीच में, अगर 0.5 से लेके 1.9 के बीच में आपको मिलता है तो इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो सकता है। तो पोलैरिटी के लिए ई एन डिफरेंस जो है वो 0.5 से लेके 1.9 के बीच में मौजूद होना चाहिए। तो सिंस इट इज 1.5, यू कैन से कि कार्बन एंड फ्लोरीन हैज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम।
ठीक है। लाइकवाइज अगर हम बात करें किसके बारे में, कार्बन एंड क्लोरीन के बारे में, तो कार्बन एंड क्लोरीन में दे वुड हैव दीज चार्जेस। इसकी अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को माइनस करके देखो, क्लोरीन की 3 है, कार्बन की 2.5 है, माइनस करोगे तो आपको आंसर 0.5 का मिलेगा। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। जहां तक ब्रोमीन एंड आयोडीन का ताल्लुक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस थोड़े कम होंगे। कार्बन ब्रोमीन के केस में व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम 2.8 में से अगर हम 2.5 को माइनस करते हैं तो इट वुड बी 0.3, और कार्बन और आयोडीन इनके बीच में तो बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। 2.5 को अपने 2.5 से माइनस करना है विच इज 0। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन व्हेन दे आर प्रेजेंट विद कार्बन एटम्स, इनको पोलर क्लासिफाई हम करते हैं, और जो ब्रोमीन एंड आयोडीन है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उस बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रही, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको नॉन पोलर कहोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हो गया बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। अब हमने आना है इसके कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आपने ये लिखना है कि बॉन्ड पोलैरिटी में greater the electronegativity difference between carbon and halogen, greater will be its reactivity। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिखा दिया है कि रिएक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस बेसिस के ऊपर अगर आपने इन 4 अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना है, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। कार्बन एंड फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, फॉलोड बाय अल्काइल क्लोराइड्स, उसके बाद फिर अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं, और सबसे आखिर में अल्काइल आयोडाइड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, अल्काइल फ्लोराइड्स, ये आप कह सकते हो कि दीज आर द मोस्ट reactive alkyl halides, and जो alkyl iodides हैं, these can be classified as the least reactive alkyl halide molecules। ठीक है, तो this is about bond polarity। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, we'll come towards the next important aspect which is bond energy। बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं, बेसिकली इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। तो यहां पर अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो यू कैन डिस्क्राइब इट एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड between carbon and halogen। ठीक है, इन दिस केस चूंकि हम यहाँ पर वैसे जनरली कार्बन हैलोजन की जगह आप 2 डिफरेंट एटम्स भी मेंशन कर सकते हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर लेट अस बी स्पेसिफिक एंड लेट अस मेंशन कार्बन हैलोजन ओवर हियर। तो कार्बन हैलोजन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब बॉन्ड एनर्जी में जितनी रिक्वायरमेंट कम होगी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टिविटी ऑफ एन आर एक्स मॉलिक्यूल। और एक्स मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी है वो इसके बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप क्या करोगे, अगर आप इनके बॉन्ड एनर्जीज को लिखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं उसमें जो कार्बन एंड फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 467 किलो जॉल्स। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कार्बन फ्लोरीन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, कार्बन क्लोरीन, इसकी रिक्वायरमेंट है 346 किलो जॉल्स। ठीक है, कार्बन ब्रोमीन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए
290 किलो जॉल्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड एज फार एज कार्बन आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड इज कंसर्न, इसको तोड़ने के लिए 228 किलो जॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एज यू कैन सी कि फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक जब हम प्रोसीड करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, दे कीप डिक्रीजिंग। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि इनके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जा रहा है। जितना कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेस्ड ऑन दी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स दैट हैव बीन लिस्टेड ओवर हियर, इस बेसिस के ऊपर अगर आप इसकी रिएक्टिविटी को क्या करना चाहो, इफ यू वांट टू लाइक अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप इसको लिख ऐसे सकते हो कि RI अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय अल्काइल ब्रोमाइड्स, ठीक है, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी अल्काइल फ्लोराइड्स की। ठीक है, ये है द प्रैक्टिकल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द बॉन्ड, प्रैक्टिकल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। तो इन दोनों की कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो जो बॉन्ड पोलैरिटी है, एक और पॉइंट एंड में मैं आपको बता देता हूं कि बॉन्ड पोलैरिटी में जो हमने तरतीब पढ़ी है रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की, इसको वेरीफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपार्ट फ्रॉम सबट्रैक्टिंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। प्रैक्टिकली अगर आप इसको वेरीफाई करने जाओगे तो आपको इसके मुताबिक आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आपने अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करना है, इट इज डन थ्रू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के जरिए आप इसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, सो इन दोनों में से ज्यादा जो अहमियत दी जाती है बॉन्ड एनर्जी को दी जाती है, बिकॉज ये प्रैक्टिकली वेरीफाई किया जा सकता है, जबकि जो बॉन्ड पोलैरिटी है इसकी वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे which were included in the reactivity of an alkyl halide molecule। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द रिएक्शंस। और रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स शो करेंगे, दे आर क्लासिफाइड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेट्स गिव द हेडिंग ओवर हियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जनरली अगर आपने इसको डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से के अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल इज replaced by another nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको पता ही है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल में से एक एटम को निकालना है और उसकी जगह दूसरे एटम को अटैच करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया जाता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसको अगर आपने क्या करना है, if you want to generally represent it, so you can represent it like this. You can take a nucleophile NO with 2 lone pair of electrons, इसकी combination करो with an alkyl halide molecule, and as we have seen majority of the time जो कार्बन हैलोजन कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने सीधा आगे अटैक किसको करना है, इट इज गोइंग टू अटैक दी कार्बन एटम। कार्बन एटम को जब अटैक करेगा तो कार्बन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा हैलोजन के साथ। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, कार्बन अटैच्ड, और ये जो हैलोजन है इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू represent the nucleophilic substitution reaction generally आप इसको इस तरीके से represent करते हो। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए we got to understand certain terms, important concepts पहले समझ लेते हैं, समझने के बाद फिर हम आएंगे इनकी डिटेल की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं important concepts regarding SN reactions।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर आपने अब्रिविएट करना है तो यू कैन अब्रिविएट इट एज एसएन रिएक्शंस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स शो। जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कंसेप्ट को समझ लो। सबस्ट्रेट कहते हैं किसको? सबस्ट्रेट कहते हैं उस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल undergoing the process of substitution। सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को जो मॉलिक्यूल अंडरगो कर रहा है उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, अब इस केस में एसएन रिएक्शंस के केस में सबस्ट्रेट का वर्ड हम इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? विल बी यूजिंग इट फॉर एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, in case of SN reactions, the word substrate is used for a अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को एसएन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट के तौर पर रेफर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज कंसेप्ट नंबर 1, सबस्ट्रेट हो गया। नंबर 2 इज द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप किसको कहते हैं? लीविंग ग्रुप कैन बी रेफर्ड एज द एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच आर रिप्लेस्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की मदद से जिन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से रिप्लेस करते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो इसको आप डिफाइन या डिस्क्राइब कैसे करोगे? एटम और ग्रुप ऑफ atoms, atom or group of atoms which are replaced from a alkyl halide molecule with the help of a nucleophile is referred as a लीविंग ग्रुप। इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं। और इन केस ऑफ एसएन रिएक्शंस हम लीविंग ग्रुप का टर्म इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? वी विल बी यूजिंग इट फॉर हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजन एटम्स को हम रिमूव कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल में से और उसको न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस चूंकि कर रहे हैं, तो इन दिस केस विल बी यूजिंग द टर्म लीविंग ग्रुप फॉर हैलोजेंस। ठीक है, एक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एक्स। हैलोजेंस जो है, हैलोजेंस को हमने रिमूव करना है तो उसके लिए टर्म हम लिविंग ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनरली स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एसएन रिएक्शंस, जनरली अगर आपने लिविंग ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो यू कैन क्लासिफाई देम इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स: गुड, मॉडरेट, पुअर एंड वेरी पुअर। गुड लिविंग ग्रुप्स वो होते हैं जिनको आसानी से आप मॉलिक्यूल में से निकाल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है आयोडीन की, ब्रोमीन की और क्लोरीन की। ये तीनों गए अलॉन्ग विथ वाटर, ये तीनों आसानी से मॉलिक्यूल में से निकल जाते हैं, इनको रिमूव करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडरेट का मतलब जो ना तो बहुत आसान होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं, दरमियाना जिनका होता है नेचर, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, साइनाइड हुआ और अमोनिया हुआ, ये तीनों रिमूव करना मॉडरेट होता है, इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। पुअर लिविंग ग्रुप्स का मतलब मुश्किल होता है इनको रिमूव करना, जैसे फ्लोराइड्स हो गए, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड हो गया और अल्कोक्साइड हो गया, इनको रिमूव करना मुश्किल है। और सबसे मुश्किल रिमूव करना दैट इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स व्हिच आर NH2 विद -1 अमाइनो ग्रुप के ऊपर -1 चार्ज, हाइड्राइड H-1 एंड कार्ब एनाइन अल्काइल ग्रुप विद -1 चार्ज, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी विथ व्हिच यू कैन रिमूव अ लिविंग ग्रुप, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? दिस इज अबाउट लिविंग ग्रुप। अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में डिफरेंस को समझना है। जहां तक कंसेप्ट रहा न्यूक्लियोफाइल और बेस का, अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन करके देखो तो कंपैरिजन में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इनमें डिफरेंस है ऑन द एटम्स व्हिच दे टारगेट।
ठीक है। नेचर वाइज देखा जाए तो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये स्पीसीज कार्बन को अटैक करें, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, अगर ये अटैक करता है उसको, तो यू कैन क्लासिफाई इट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन के बजाय अगर ये फोकस करता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो फिर इसे हम बेस कहेंगे, ठीक है, राइट। सो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वर्ड बाय वर्ड अगर आप इसको क्या करना चाहो, एक्सप्लेन करना चाहो, तो यू कैन से कि द वर्ड न्यूक्लियो रेफर्स टू द न्यूक्लियस, और जो फाइल है, फाइल मीन्स लविंग। तो जनरली आप क्या कह सकते हो, दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग वही होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो एज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेसिकली, और इनके 3 डिफरेंट क्या होते हैं बेसिकली, कैटेगरीज होती हैं जिनको आप न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। एक कैटेगरी है किसकी, एनाइंस की, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस में आप एग्जांपल दे सकते हो OH-1 की, RO- की, ठीक है। हैलाइड्स जितने मौजूद हैं उनकी एग्जांपल्स दे सकते हो। तो नेगेटिव आयंस को आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो क्योंकि आमतौर पर इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, नंबर 2 में वी कैन इंक्लूड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जिस मॉलिक्यूल को आपने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्लासिफाई करना है उसके लिए एक कंडीशन है, उसको याद रखना है आपने, एंड दैट कंडीशन इज कि इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर। जैसे कि पानी है H2O, H2O के स्ट्रक्चर में देखोगे तो पानी, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय NH3। NH3 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप ईथर की एग्जांपल दे दो, RO एंड R, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्लासिफाई होंगे एज न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज इनके स्ट्रक्चर के अंदर यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 लोन पेयर इन इट, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स थर्ड पार्ट में, विल हैव अ लुक एट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम क्या करेंगे, विल बी फोकसिंग ऑन दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ या कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हो तो आप उसे भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो बिकॉज दे कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन्स इन देम, और पाई इलेक्ट्रॉन्स को एज यू नो आसानी से हासिल किया जा सकता है बिकॉज इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इट इज प्रीटी इजी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी मुख्तलिफ किस्म की जिनको आप न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो फोकस किसके ऊपर करेंगे, इट विल अटैक टारगेट, ठीक है। एन एटम, इसको इस तरह लिख लो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो which target the electrophilic कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स टारगेट करते हैं उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हो। लेकिन इसी को डिफरेंशिएट अगर आपने करना किससे, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अ बेस, बेस भी तकरीबन बाय नेचर अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि इसका नेचर न्यूक्लियोफाइल से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इट इज प्रीटी मच द सेम। लेकिन बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस है, लाइक आई सेड, ऑन द एटम व्हिच दे टारगेट, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करते हुए यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच टारगेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो टारगेट करते हैं, which target hydrogen, are classified as
बेसिस, इनको बेस के तौर पर आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो हाइड्रोजन को जो टारगेट करेगा, हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम बेस कहेंगे, और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जिसका आपको पता होना चाहिए था। एंड वन लास्ट थिंग बिफोर वी कैन मूव इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइन कहते किसको हैं? कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि कार्बन और हैलोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, और आपने जब इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा हेटेरोलाइटिकली, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इससे आपको दो मुख्तलिफ किस्म के आयन्स मिलेंगे। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज आमतौर पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हैलोजन से कम होती है। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन हैलोजन। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव कार्बन प्रोड्यूस हुआ है, इस पॉजिटिव कार्बन को आप रेफर कर सकते हो एज कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन के तौर पर रेफर कर सकते हो। अब कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद इट। जितने पॉजिटिव कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब उस हिसाब से जो कार्बोकैटाइन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड वो तीन किस्म के हैं। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर अगर आप अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना चाहो तो यू कैन क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर, लेट्स ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटाइन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन केस ऑफ अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो आपको कार्बोकैटाइन मिलेगा इट्स गोना लुक लाइक दिस। ठीक है, सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड होगा उसके क्लीवेज से जो प्रोड्यूस होगा कार्बोकैटाइन उसको हम ऐसे बनाएंगे, और टर्शरी के केस में नंबर 3 उसको आप ऐसे प्रोड्यूस करोगे CH3 कार्बन विथ CH3 एंड CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रहा तीन मुख्तलिफ किस्म के कार्बोकैटाइन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब इसमें स्टेबिलिटी का याद रखें, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी ही इस पॉजिटिव कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वजह क्या है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, खुद से इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं और दूसरा जो स्पीसीज है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को करीब कर देते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ टर्शरी, अगर हम बात टर्शरी से शुरू करते हैं, टर्शरी में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको ये अल्काइल ग्रुप्स पुश करते हैं किसकी तरफ? इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरफ पुश करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे हेल्प इन दी what the stability of the positive carbon। पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द अगर आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देते हो तो उनको स्टेबल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे। इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन उसमें 6 के बजाय यू स्टिल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप पुश करोगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और प्राइमरी के केस में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुश करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती जाती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर कम होती जाती है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होना जरूरी है, बिकॉज स्टेबल जब ज्यादा होगा तो वो उसी हालत में अपने आप को किसी और कंपाउंड में चेंज कर सकता है। जब आप स्टेबिलिटी को कम कर दोगे तो वो रुकेगा नहीं, वो कोशिश करेगा कि अपने आप को किसी और फॉर्म में चेंज करे, और इसका नुकसान ये होता है कि आपको वो कंपाउंड शायद ना मिले प्रोडक्ट के तौर पर जिसके लिए आपने पूरा का पूरा रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस में ये बात याद रखनी है, एंड दिस इज प्राइमरीली एप्लीकेबल ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से देखें तो ये कंसेप्ट अप्लाई होता है SN1 के ऊपर। ठीक है, इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन इज स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टेबल देन प्राइमरी। सबसे कम जो स्टेबल होगा वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा।
ठीक है, तो ये तो हो गए कंसेप्ट जिसको आपने समझना था बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट और डिस्कशन फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से हम बात को शुरू करते हैं, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर बात बताई मैंने, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे कैन बी कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट वेज। 2 मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप हैलोजन को रिप्लेस करोगे विद अ न्यूक्लियोफाइल। उसमें एक तरीका है SN1 और दूसरा तरीका है SN2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू एनालाइज SN1 मैकेनिज्म और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके नाम के हवाले से। SN1 मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ, ये इसका नाम है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। तो इसमें याद रखें SN1 मैकेनिज्म कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन अपना कंप्लीट करता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने समझना है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। SN1 मैकेनिज्म के बारे में खास क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन SN1 में होती है, SN2 में नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं अब डायरेक्टली ये 3 पॉइंट समझने के बाद लेट्स कम डायरेक्टली टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। बल्कि मैकेनिज्म से पहले एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो SN1 मैकेनिज्म है दिस इज कैरीड आउट व्हेन यू यूज अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना है इस केस में, ठीक है, तब जाके रिएक्शन होगा। अब हम आते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में लाइक आई टोल्ड यू, अभी हमने जो डिस्कशन कंप्लीट किया है विद रिगार्ड्स टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, उसमें आई टोल्ड यू कि टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो प्रेफर्ड मॉलिक्यूल जो होगा SN1 मैकेनिज्म के केस में, इसको भी यहां पर हम क्या कर लेते हैं, साइड पर यहां पर लिख लेते हैं कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे ये क्या है, दीज आर बेसिकली दी प्रेफर्ड मॉलिक्यूल्स फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को हमने ले लिया जिसको हमने मेंशन किया यहाँ पर CH3 कार्बन with 2 CH3s attached like this along with a halogen, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने लिखना है रिवर्सिबल का साइन और रिवर्सिबल का साइन लिख के यहाँ पर मेंशन करना है पोलर सॉल्वेंट को। तो पहले स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड टर्शरी, इसके अलावा और कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं होता और यही इस रिएक्शन का क्या है, इस रिएक्शन का यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। और इसकी अहमियत क्या है, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये रहा। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाओगे इट वुड रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड के टूटने पे क्या होगा, बॉन्ड के टूटने पे आपको 2 स्पीसीज मिलती हैं, कार्बन, ठीक है, लाइक दिस along with a positive charge और X नेगेटिव। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस हो जाता है along with halide ion प्रोड्यूस हो गया। दिस हैपेंस इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इसी का रिएक्शन करवाना है। टर्शरी जो कार्बोकैटाइन होगा इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है किसके साथ, वी गोट टू कंबाइन दिस विथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ जब कंबाइन करोगे तो न्यूक्लियोफाइल आके कंबाइन जब करेगा इसके साथ कार्बोकैटाइन के साथ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज 2 हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल को आप ऐसे भी अटैच कर सकते हो, NU कार्बन, ठीक है, CH3s को आपने अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, CH3 कार्बन, CH3 एंड CH3 विद अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें इनको हम कहते क्या है, बेस्ड ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री आप कह सकते हो कि ये जो है ये है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इन्वर्जन,
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये इन्वर्जन है और रिटेंशन है। इन्वर्जन और रिटेंशन का क्या कंसेप्ट है? जिस पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद था बिफोर द रिएक्शन, उसी जगह पर आके अगर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो इसको रिटेंशन कहा जाता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैच करो एट द ऑपोजिट साइड, जहां पर न्यूक्लियोफाइल मौजूद था फंक्शनल ग्रुप, उसके ऑपोजिट एंड पर अगर आप न्यूक्लियोफाइल को अटैच करोगे, इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस, जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन की पॉसिबिलिटी है वो 50% है और इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी 50% है। दोनों मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्शन के अंदर मिल सकते हैं, बिकॉज अगर आप कार्बोकैटायन जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे बना के देखें तो इससे शायद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। CH3 विद अ पॉजिटिव, दोनों तरफ जगह खाली हैं, ठीक है। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अपने आप को यहां पर भी अटैच कर सकता है और इस तरफ भी अटैच कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज चूंकि एग्जिस्ट कर रही हैं तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों की पॉसिबिलिटी आ जाती है बीच में, ठीक है। एज फार एज रेट लॉ इज कंसर्न, यहां पर मैंने आपको बात बताई कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चूंकि ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है डिपेंड करता है ऑन द concentration of alkyl halide. The rate of SN1 reaction is directly proportional to the concentration of tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide के concentration के ऊपर rate of SN1 reaction depend करता है। इसको अगर आप proportionality sign को remove करके लिखोगे, you can write it down like this: K multiplied by tertiary alkyl halide. ठीक है, ये इसका रेट इक्वेशन हुआ। अब रेट इक्वेशन में चूंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो SN1 मैकेनिज्म है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है, मींस दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वेयर प्रेजेंट इन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने सारा कुछ देख लिया। अब हमने क्या करना है? वी गॉट टू फोकस ऑन SN2 मैकेनिज्म, व्हिच वी विल डू इट द नेक्स्ट टाइम होपफुली। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।